आज का लेक्चर हमारा फिजियोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर है। हम इसमें प्लांट वाटर रिलेशंस पे बात करेंगे कि प्लांट्स वाटर को एब्जॉर्ब कैसे करते हैं, एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है, पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है, प्लांट जब रूट में एंटर होता है तो कौन से पाथवेज एडॉप्ट करता है, सेम्प्लास्ट पाथवे क्या होता है, एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है। इसके अलावा रूट से ऊपर जब जाइलम में जाता है तो प्लांट लीफ तक जाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करता है, टेंशन क्या होती है, कोहेजन क्या होती है, इसके अलावा कैपिलैरिटी क्या होती है। ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम्स में वाटर रिलेशंस में से किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। वाटर रिलेशंस का ओवरव्यू लेने से पहले हम देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी के पार्ट में से, इस पार्ट में से एमसीक्यूज किस तरह के आते हैं पेपर में। तो 2017 में क्वेश्चन आया था, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर एसोसिएटेड विद, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स एंडोडर्मस से एसोसिएटेड होती हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में कि पैसेज सेल्स आर थिक वॉल्ड थिन वॉल्ड। तो पैसेज सेल्स एंडोडर्मस में थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं जो वाटर एंट्री अलाउ करते हैं। उसके बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की कंपोजिशन पूछी गई थी एक पेपर में कि इनमें कौन सा केमिकल होता है। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स में स्यूबिरिन होता है। इसी तरह वाटर एब्जॉर्प्शन पाथवेज के बारे में पूछा जाता है, सेम्प्लास्ट पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे, इनमें से फास्ट पाथवे कौन सा है, स्लो पाथवे कौन सा है। वाटर एब्जॉर्प्शन के बारे में पूछा जा सकता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है, पैसिव एब्जॉर्प्शन किस तरह होती है। अब हम आते हैं ओवरव्यू लेने की तरफ वाटर रिलेशंस का। पहले हम देखते हैं कि वाटर क्यों नेसेसरी है लाइफ के लिए। तो दुनिया में जो तमाम लाइफ है वो वाटर से ओरिजिनेट हुई थी और इस लाइफ को सस्टेन करने के लिए भी वाटर नेसेसरी है। वाटर की इम्पोर्टेंस हम देखते हैं। वाटर हर सेल के जो साइटोप्लाज्म है और प्लांट्स का प्रोटोप्लाज्म है उनके लिए एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और मेन सॉल्वेंट है। वाटर प्लांट्स के लिए मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा प्लांट्स के तमाम वाइटल प्रोसेसेस जैसे कि जर्मिनेशन, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपीरेशन, इन सब के लिए वाटर नेसेसरी है। इसके अलावा वाटर प्लांट्स में टेम्परेचर रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। अब देखते हैं हम वाटर की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज जो कि ये इंपॉर्टेंट रोल्स प्ले कर रही हैं। वाटर की पहले नंबर पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जो कि अपने टेम्परेचर को ज़्यादा चेंज किए बगैर वाटर बाहर की काफ़ी सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और एक टेम्परेचर स्टेबलाइजर का रोल प्ले करता है। प्योर स्टेट में वाटर की पीएच भी न्यूट्रल होती है। वाटर दूसरे लिक्विड्स के मुकाबले में हीट कंडक्शन भी मोर एफिशिएंटली करता है। उसके बाद हम आते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन के, वाटर अपटेक के मैकेनिज्म की तरफ जो कि प्रपोज किए गए थे कि इस तरह से वाटर एब्जॉर्ब किया जा सकता है, जिनमें इम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन शामिल हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन जो है वाटर एब्जॉर्प्शन में फर्स्ट स्टेप है। इसका जो डेफिनेशन की जाती है इसमें है कि एक सॉलिड पार्टिकल जिसे हम एड्जॉर्बेंट कहते हैं वो वाटर में सॉल्यूशन बनाए बगैर ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे सीड अपनी जर्मिनेशन के दौरान वाटर एब्जॉर्ब करता है। इम्बाइबिशन का अब रोल ये है कि ये सेल्स को मॉइस्ट रखने में हेल्प करती है। दूसरा, ये सीड जर्मिनेशन में फर्स्ट मेजर स्टेप है, प्रीलिमिनरी स्टेप है जो कि जर्मिनेशन में प्लांट की हेल्प करता है। अब हम देखते हैं डिफ्यूजन क्या होती है। डिफ्यूजन जो है किसी भी मॉलिक्यूल की ज़्यादा कंसंट्रेशन वाली जगह से हाई कंसंट्रेशन एरिया से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ मूवमेंट है। जैसे कि प्लांट्स में और
एनिमल्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो इनटेक और अपटेक होता है, गैसियस एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के जरिए होता है। उसके बाद हम देखते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस में ये होता है कि एक सेल जो है उसका जो लिक्विड सॉल्वेंट है वाटर लूज होता है और सेल श्रिंक होना स्टार्ट कर देता है। एक पॉइंट होता है जब प्लाज्मोलिसिस स्टार्ट होती है और सेल श्रिंक होना स्टार्ट कर देता है और स्फेरिकल शेप अटेन करना शुरू कर देता है। इस पॉइंट को कहते हैं इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस जो है ये एक वाइटल फिनोमेना है जो ऑस्मोसिस को एक्सप्लेन करता है। अब अगर एक प्लाज्मोलाइज्ड सेल को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए तो वो रिकवर हो जाता है। इस फिनोमेना को हम कहते हैं डीप्लाज्मोलिसिस। एक सेल जो प्लाज्मोलिसिस की वजह से फ्लैसिड हो चुका था वो दोबारा एक टर्जिड स्टेट में वापस आ जाता है डीप्लाज्मोलिसिस के दौरान। उसके बाद हम देखते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को, जो एक पुरानी थ्योरी पेश की गई थी कि डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट की वजह से ही वाटर प्लांट रूट्स में एंटर होता है। डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट एक अमाउंट है, एक प्रेशर की अमाउंट है जिसमें डिफ्यूजन प्रेशर एक सोल्यूशन का प्योर सॉल्वेंट यानी कि वाटर से कम होता है, डेफिसिट कर रहा होता है। इसी डेफिसिट को कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। इस टर्म को फर्स्टली 1938 में B.S. मेयर ने कॉइन किया था। अब हम प्रेशर वाटर पोटेंशियल की डिफरेंट टाइप्स देखते हैं जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर है, टर्गर प्रेशर है, वाल्व प्रेशर है। सबसे पहले हम देखते हैं कि वाटर पोटेंशियल क्या होता है। वाटर पोटेंशियल है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर की पोटेंशियल एनर्जी है जो कि डिसाइड करती है कि पानी ने किस तरफ मूव करना है। पानी हमेशा ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी वाले सोर्स से कम पोटेंशियल एनर्जी वाले सोर्स की तरफ, कम वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है। और प्योर वाटर जो है उसका वाटर पोटेंशियल 0 होता है। वाटर पोटेंशियल को बार्स में मेजर किया जाता है मोस्टली। अब हम देखते हैं ऑस्मोटिक पोटेंशियल। ऑस्मोटिक पोटेंशियल वो पोटेंशियल है जो कि जब एक सोल्यूशन जो है वो सॉल्वेंट से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट किया जाता है तब डेवलप होता है। दूसरा है टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर वो प्रेशर है जो कि सॉल्वेंट एक सेल की वॉल्स पे अप्लाई करता है। जैसे वाटर प्लांट सेल में एंटर होके एक प्रेशर डालता है वो टर्गर प्रेशर होता है। उसके बाद दूसरी डिफरेंट टाइप्स हैं मेट्रिक पोटेंशियल, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। मेट्रिक पोटेंशियल जो है वो ड्यू टू सॉइल सरफेस कोलाइड वाटर पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटी। अब हम आते हैं ऑस्मोसिस की तरफ कि ऑस्मोसिस क्या होती है। ऑस्मोसिस एक टाइप की डिफ्यूजन है जिसमें एक परमिएबल मेम्ब्रेन आ जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। उसी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू ही प्लांट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ प्लांट के सेल्स में मूव करता है। इसके अलावा ऑस्मोसिस बाकी ऑर्गेनिजम्स में भी होती है। प्लांट्स में जो ये मिनरल अपटेक होता है, वाटर अपटेक होता है, ये मोस्टली ऑस्मोसिस के थ्रू होता है। ऑस्मोसिस की अब दो टाइप्स हैं, एक है एक्स ऑस्मोसिस, दूसरी है एंड ऑस्मोसिस। एक्स ऑस्मोसिस में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एक सेल से बाहर आते हैं। जैसे कि सैलिनिटी में होता है, साल्ट्स अगर प्लांट सेल्स में चले जाएं तो साल्ट्स वाटर को रिपेल करके एक्स ऑस्मोसिस काज करते हैं और प्लांट्स को डिहाइड्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लांट वाटर डेफिशिएंट हो जाता है। दूसरी है एंड ऑस्मोसिस जिसमें वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव करते हैं जब वाटर मॉलिक्यूल्स को एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा जाता है। इसके बाद अब हम आते हैं वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट्स में किस तरह होती है।
वाटर एब्जॉर्प्शन प्लांट की ग्रोथ के लिए, इनकी सस्टेनेबिलिटी के लिए एक वाइटल प्रोसेस है। वाटर एब्जॉर्प्शन दो तरह से होती है, एक है पैसिव एब्जॉर्प्शन, दूसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन के दौरान, रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी एटीपी बनती है वो यूज की जाती है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन दो तरह से होती है, ऑस्मोटिक और नॉन ऑस्मोटिक मेथड से। ऑस्मोटिक एब्जॉर्प्शन में जो है वाटर एब्जॉर्प्शन ऑस्मोसिस के जरिए होती है और वाटर रूट के जाइलम से रूट हेयर्स के थ्रू जाइलम सेल्स में एंटर होता है। नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन में वाटर सेल में एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट एंटर होता है। अब हम आते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन की तरफ कि पैसिव एब्जॉर्प्शन क्या होती है। पैसिव एब्जॉर्प्शन में सेल्स को, रूट हेयर्स को वाटर एब्जॉर्ब करने के लिए कोई एनर्जी दरकार नहीं होती और ट्रांसपिरेशनल पुल की मदद से वाटर को अपटेक किया जाता है। अब हम देखते हैं रूट हेयर्स का रोल क्या होता है एब्जॉर्प्शन में। प्लांट जो है वो वाटर को रूट हेयर्स के जरिए ही एब्जॉर्ब करते हैं। रूट हेयर्स पे पाइलीफिरस लेयर होती है जो कि वाटर एब्जॉर्ब करती है रूट को, फिर वाटर से सेम्प्लास्ट एपोप्लास्ट पाथवेज के जरिए जाइलम तक लेके जाया जाता है। रूट हेयर्स के जरिए वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद जो है पानी एपिडर्मस से होता हुआ एंडोडर्मस की तरफ मूव कर रहा होता है। एंडोडर्मस में ये दो पाथवेज के जरिए जा सकता है, एक है सेम्प्लास्ट पाथवे, एक है एपोप्लास्ट पाथवे। एपोप्लास्ट पाथवे में मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल वॉल टू सेल वॉल, सेल इंट्रासेलुलर स्पेसिस के दरमियान मूव करते हैं और उनके लिए कोई आगे रेजिस्टेंस नहीं होती, इसलिए इनमें वाटर स्पीड, मॉलिक्यूल की स्पीड फास्ट होती है। एपोप्लास्ट पाथवे एक फास्ट पाथवे है। दूसरा पाथवे सेम्प्लास्ट पाथवे जिसमें वाटर प्रोटोप्लाज्म के जरिए, सेल के प्रोटोप्लाज्म के जरिए सेल के अंदर से होता हुआ एंटर होता है। ये एक स्लो मेथड है लेकिन रूट्स में यही अडॉप्ट किया जाता है क्योंकि रूट्स में जो एंडोडर्मस है उसमें होती हैं थिक थिक लेयर्स जिन्हें हम कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, जो कि स्यूबेरिन से इम्प्रेग्नेटेड होती हैं और एपोप्लास्ट पाथवे को रोक लेती हैं। नतीजतन प्लांट को सेम्प्लास्ट पाथवे अडॉप्ट करना पड़ता है। अब यहाँ पे ये जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स रोक रही होती हैं वाटर एंट्री को, तो एक दूसरे थिन वॉल्ड सेल्स होते हैं, पैसेज सेल्स या ट्रांसफ्यूजन सेल्स, जिनसे होता हुआ पानी जाइलम तक पहुंचता है। ये पाथवे दिखाया गया है डायग्राम में। रूट हेयर से एब्जॉर्ब होने के बाद प्लांट सेम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए एंटर हो रहा है। ये हो गया एपोप्लास्ट पाथवे और ये सेम्प्लास्ट पाथवे है। रूट के जरिए वाटर एब्जॉर्प्शन के बाद दूसरा स्टेप होता है इस एब्जॉर्ब्ड वाटर को जाइलम से अपवर्ड लीफ तक लेके जाना, जिसे कहा जाता है एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप को एक्सप्लेन करने के लिए काफ़ी सारी थ्योरीज पेश की गई हैं, जैसे कि रूट प्रेशर थ्योरी, कैपिलैरिटी, वाइटल थ्योरी जो कि गोल्डवैस्की ने प्रेजेंट की थी। इसके अलावा आजकल जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है वो है कोहेजन टेंशन थ्योरी। अब हम इन थ्योरीज को देखेंगे। पहली है रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी के मुताबिक रूट में एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है जो कि पानी को अपवर्ड ड्राइव करने में हेल्प करता है, पानी को लीफ तक लेके जाता है। उसके बाद दूसरी थ्योरी है
कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी के मुताबिक कैपिलरी जैसे कि एक ग्लास ट्यूब होती है ओपन एंडेड नैरो बोर वाली, जिसको अगर हम पानी में डिप करें तो उसमें वाटर लेवल राइज होने लगता है। इसी तरह इस थ्योरी के मुताबिक प्लांट्स में जो है वाटर एब्जॉर्प्शन होती है रूट के थ्रू। उसमें रूट एक कैपिलरी के तौर पे, रूट्स की जो जाइलम है वो एक कैपिलरी के तौर पे बिहेव करती हैं और वाटर एब्जॉर्ब करती हैं। तीसरी थ्योरी है वाइटल थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक वाटर की जो ट्रांसलोकेशन है वो वुड पैरेन्काइमा और मेडोलरी रेज की पंपिंग एक्टिविटीज की वजह से होती है। इन सेल्स में जो है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है। इस प्रेशर चेंज होने की वजह से एक पंपिंग एक्टिविटी डेवलप होती है जो कि वाटर को अपवर्ड लेके जाती है। तीसरी थ्योरी है कोहेजन टेंशन थ्योरी, जो कि डिक्सन ने पेश की थी। इस थ्योरी के मुताबिक जो है प्लांट्स जो है वो एक सक्शन प्रेशर या पुलिंग प्रेशर डेवलप करते हैं जो कि एक नेगेटिव प्रेशर है और वाटर को लीव्स की तरफ लेके जाता है। ये प्रेशर जनरेट होता है ट्रांसपिरेशन के नतीजे में। जो ट्रांसपिरेशन हो रही होती है वो एक पुल प्रोवाइड करती है, पानी को खींचती है लीव्स की तरफ जाइलम से अपवर्ड। इस दौरान दो तीन और भी एसेसरी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसमें कोहेजन टेंशन और एडहेजन है। वाटर मॉलिक्यूल्स की जो आपस में एक अट्रैक्शन फोर्स होती है उसे कहा जाता है कोहेजन। कोहेजन वाटर मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़े रखने में, इनको आपस में होल्ड ऑन रखने में हेल्प करती है। उसके बाद जब वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसपिरेशनल पुल के जरिए अपवर्ड पुल किए जाते हैं तो एक टेंशन डेवलप होती है जाइलम ट्यूब में। ये टेंशन ट्रांसपिरेशन की वजह से पैदा होती है और ये एक लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर को अपवर्ड ट्रांसलोकेट होने में हेल्प करती है। उसके बाद है एडहेजन। एडहेजन है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ जाइलम। जाइलम वॉल्स और वाटर के दरमियान एक एडहेजन फोर्स बनती है जो कि एक वाटर कॉलम डेवलप करती है और वाटर को अपवर्ड जाने में, कॉन्स्टेंटली अपवर्ड जाने में हेल्प करती है ताकि वाटर कॉलम ब्रेक ना हो, डिस्टर्ब ना हो। अब हम देखते हैं कि हमने इसमें एक जिक्र किया है कोहेजन टेंशन थ्योरी में अपवर्ड पुल जो कि ट्रांसपिरेशन की मदद से जनरेट होता है। अब हम ट्रांसपिरेशन को देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन क्या होती है। ट्रांसपिरेशन है प्लांट्स के एरियल पार्ट्स लीव से वाटर का इवेपोरेट होना थ्रू द स्टोमेटा। ये वाटर इवेपोरेट जो होता है स्टोमेटा के जरिए होता है। इसलिए सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांसपिरेशन की क्या कोई और भी टाइप्स हैं। तो ट्रांसपिरेशन की 3 टाइप्स हैं। पहली है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, दूसरी है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, तीसरी है लेंटिसेलुलर ट्रांसपिरेशन। मेन टाइप है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन जो कि स्टोमेटा के जरिए होती है और ये टोटल ट्रांसपिरेशन का 90 से 97% हिस्सा है। ये एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है। दूसरी है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन जो कि लीफ क्यूटिकल के जरिए होती है। एपिडर्मल सेल्स में क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। ये 3 से 10% हिस्सा है ट्रांसपिरेशन का। उसके बाद है लेंटिसेलुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटी सेल जो है वो बार्क में लूजली अरेंज सेल होते हैं। बाज़ औक़ात इनके जरिए भी ट्रांसपिरेशन हो सकती है। अब हमने देखा है ट्रांसपिरेशन में जो मेन रोल प्ले करते हैं वो स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन को कंट्रोल करते हैं। अब हम देखेंगे स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए काफी थ्योरीज पेश की गई थी, जिनमें पहली है टर्गर थ्योरी जिसके मुताबिक दिन के वक्त स्टोमेटा के गार्ड सेल में
वाटर एंट्री की वजह से टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। जब टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है तो इस प्रेशर की वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब नाइट टाइम आता है तो ये वाटर गार्ड सेल से बाहर आ जाता है और स्टोमेटा फिर से फ्लैसिड हो जाते हैं, टर्जिडिटी इनकी लूज हो जाती है और स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। दूसरी थ्योरी है स्टोमेटा की स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस, जो कि एस.डी. सायर ने पेश की थी। उसके मुताबिक प्लांट्स में स्टोमेटा के नजदीक गार्ड सेल्स के एरियाज में स्टार्च प्रेजेंट होता है, जो कि स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग में हेल्प करता है। जब प्लांट्स में डे टाइम में लाइट पड़ती है प्लांट लीव पे, लीव सरफेस एरिया पे, तो ये लाइट एक तो पीएच को इंक्रीज करती है और इस पीएच के इंक्रीज होने के दौरान ही जो स्टार्च है वो एक शुगर यानी कि ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, वेरी एक्टिव शुगर है। जैसे ही रिड्यूसिंग शुगर में ग्लूकोज जो है कन्वर्ट होती है तो टर्गर प्रेशर गार्ड सेल्स का बढ़ जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। जब नाइट टाइम आता है तो इसका प्रोसेस जो है ये इन्वर्ट हो जाता है। डार्कनेस में पीएच लो हो जाती है और इस लो पीएच में ग्लूकोज जो बनी थी, शुगर जो बनी थी ग्लूकोज, वो वापस स्टार्च में कन्वर्ट हो जाती है, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग नॉन एक्टिव शुगर है और गार्ड सेल्स का जो टर्गर प्रेशर है वो लूज हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तीसरी थ्योरी है पोटाशियम आयन एक्सचेंज थ्योरी, जिसे कि मैलेट हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इस थ्योरी के मुताबिक स्टोमेटा में गार्ड सेल्स में मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है, जो कि लाइट पड़ते ही डेसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है मैलेट आयन में और हाइड्रोजन आयंस में। हाइड्रोजन आयंस जो है वो गार्ड सेल से बाहर खारिज होते हैं और हर हाइड्रोजन आयन के नतीजे में एक की एक्सचेंज में एक पोटाशियम जो है वो गार्ड सेल्स में एंटर होता है। जैसे पोटाशियम गार्ड सेल्स में एंटर होता है तो गार्ड सेल्स का टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। ये एक्सचेंज एक एक्टिव प्रोसेस है और इसके दौरान एनर्जी की ज़रूरत होती है। नाइट टाइम में जब नाइट टाइम आता है तो ये प्रोसेस फिर इन्वर्स हो जाता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन अंदर मूव करते हैं और के आयंस बाहर मूव करते हैं गार्ड सेल से और टर्गर प्रेशर लूज हो जाता है, स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। तीसरी जो लेटेस्ट रिसर्च है अब उसके मुताबिक कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल और ब्लू लाइट स्टोमेटल ओपनिंग और क्लोजिंग को इफेक्ट करते हैं। अब हम देखते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट्स क्या होते हैं। एंटी ट्रांसपेरेंट्स कुछ केमिकल्स, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ट्रांसपिरेशन प्रोसेस को स्टॉप करते हैं या रिड्यूस करते हैं। इनमें मेटाबॉलिक इनहिबिटर्स शामिल हैं। इसके अलावा कुछ फिल्म फॉर्मिंग एंटी ट्रांसपेरेंट हैं जो कि लीफ सरफेस पे एक कोटिंग बनाते हैं और स्टोमेटा को क्लोज करके रेस्पिरेशन को इनहिबिट करते हैं। जैसे ABA हैं, एस्पिरिन है और फिनाइल मर्करी एसीटेट हैं। ये सारे एंटी ट्रांसपेरेंट हैं। ये था हमारा लेक्चर वाटर एब्जॉर्प्शन पे। नेक्स्ट लेक्चर में हम मिनरल एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। मज़ीद फिजियोलॉजी लेक्चर हम इसी सीक्वेंस में चैनल की प्ले लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। आपने प्ले लिस्ट से ही इन लेक्चर्स को देख लेना है। थैंक यू।